जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग बहुत 42 सेशन, नियर अबाउट 42 सेशन जो हम लोग वोकेबुलरी के कर चुके हैं और हम लोग आज से ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो टू हीरो बैच चलेगा। जैसे आप किसका, इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश में हम बात करने वाले हैं किसके, ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है। ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करें तो ग्रामर पोर्शन में हम क्या देखते हैं, ग्रामर पोर्शन में जो ग्रामर पोर्शन होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक। ग्रामर सेक्शन जो हमारा है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला कौन सा सेक्शन है, सॉरी, इंग्लिश को हम पढ़ेंगे 3 सेक्शन में। इंग्लिश को पढ़ेंगे 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका एलिमेंट्री लेवल, और इसी एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हम बात करेंगे किस चीज़ की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे। दूसरा हमारा सेक्शन आ जाएगा वोकैबुलरी का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, idioms and phrases, one word substitution, phrasal verb एंड मैनी अदर, बहुत सारी जो कि हम वोकैबुलरी के पीछे सेशन देख भी चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे, कॉम्प्रहेंशन पोर्शन की। किसकी, कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन की। अब कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन को समझने के लिए हम 3 चीज़ों में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा पैराजेम्बल, और तीसरा है आपका क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, सॉरी पैराजम्बल, ठीक। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पोर्शन से, मतलब ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो। ये तो हमारी हो गई बेसिक जानकारी कि इंग्लिश को हम पढ़ेंगे कैसे। एक तो ग्रामर में 2 पार्ट होते हैं, एक तो एलिमेंट्री लेवल, दूसरा डिस्क्रिप्टिव लेवल। अभी तो हम इस लेवल की बात करेंगे नहीं, पहले तो इस लेवल की बात करेंगे और इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दूसरा आपका लेवल है वोकैबुलरी का। दूसरे लेवल में वोकैबुलरी में बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, 13 से 14 टॉपिक हैं, इसमें शॉर्ट्स में लिख दिए हैं। तो उसकी तो वो तो हम क्लास कर ही चुके हैं 42, और आगे भी संभवतः चलेंगी। तीसरा पोर्शन होगा कॉम्प्रहेंशन पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा पोर्शन पैराजम्बल और तीसरा है क्लोज टेस्ट। अब हम बात करेंगे ग्रामर पोर्शन की, ठीक बात। ग्रामर पोर्शन की बात हम करेंगे। अगर बात करें हम ग्रामर की, तो ग्रामर हम सीखते क्यों हैं, ग्रामर क्यों हम पढ़ते हैं। ग्रामर का एक उद्देश्य होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है और उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड्स का पर्टिकुलर
स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे लिखें ताकि इजीली समझा जा सके। रजत is not so happy as Krishna is। अब इसमें अगर हम हर वर्ड की स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करें, और हम स्पेशलाइजेशन कब सीख पाएंगे, जब हमें पूर्णतः पूरी ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा। तो पहला जो इसमें रजत है वो क्या है, अगर बात करें रजत, तो रजत क्या है, एक प्रकार का नाउन है। और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो नाउन में भी ये क्या है बाबू, नाउन में क्या है, नाउन में भी ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भी ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। और भी बेहतर समझने की कोशिश करें, अगर इसके अंदर और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं तो इस क्या है, इस जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है, एक लिंकिंग वर्ब की बात करता है। ठीक बात, ये रही एक बात। अब आते हैं हैप्पी पे। हैप्पी क्या है, रजत, हैप्पी। ये हैप्पी जो है इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, रजत को, इसलिए ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और इसलिए ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। और बात करें हम एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव को जो ये शो है, ये एडजेक्टिव को शो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात की जाए, एज, क्या बात की जाए, एज की बात की जाए, तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये कंजंक्शन का काम करेगा। यहाँ पे कंजंक्शन का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कृष्णा की, तो कृष्णा क्या है, एक प्रकार का नाउन है। और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है। और ये प्रॉपर नाउन किस प्रकार का नाउन है, अगर कृष्णा किस प्रकार, तो सब्जेक्टिव केस का नाउन है। अगर हम बात करते हैं इज क्या है, एक वर्ब है। और बेहतर तरीके से समझने की अगर कोशिश करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में भी क्या है, ये एक प्रकार की लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। समझ में आ गई इतनी बात, बहुत बेहतरीन। तो ग्रामर हम इस सेंटेंस के इस ऑपरेशन करने के लिए सीखेंगे। ठीक, ये रही एक बात, तो इसको हम मिटाते हैं और शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, तो बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ स्किल्स की, और ये स्किल्स होते हैं 4, LSRW। सॉरी,
सॉरी, लाइट चली जाने के कारण मतलब जो है लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया। तो हम अगर बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे तो इंग्लिश की बेसिक, इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है। LSRW, एल की बात अगर हम करें बेहतर तरीके से समझने के लिए, लिसनिंग, लिसनिंग। देखिए वर्ड सही आ रहा है कि आकार छोटा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो छोटा आकार, थोड़ा सा छोटा आ रहा है, मैं बड़ा करने की कोशिश करूँगा। लिसनिंग, इस एस से हो जाएगा स्पीकिंग, और तीसरा आपका हो जाएगा रीडिंग, और रीडिंग के बाद हम सीखते हैं सबसे लास्ट में राइटिंग। थोड़ा सा आदत साइड होने वाली हो जाएगी 2-4 लेक्चर बनने के बाद। तो LSR, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक, ये हो गए आपके जो बेसिक स्किल्स होते हैं। अगर हम कोई भाषा सीखते हैं, अगर हम कोई भाषा सीखने का प्रयास करते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है किसकी? साउंड की। उसमें ज़रूरत होती है साउंड की, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है। तो इंग्लिश, खासकर इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश भाषा में साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 साउंड्स की ज़रूरत होती है, या 26 लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। 26 लेटर, और इन लेटर को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, चूँकि कहीं कहीं आपको हम कॉमन एरर में देखेंगे तो एस लगा मिल जाएगा, जो कि ये पूर्णतया गलत माना जाता है। ये अल्फ़ाबेट अपने आप में 26 लेटर लिए रहता है, इसलिए अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखते हैं, और आगे बताएंगे। ठीक, तो अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है 26 लेटर, और इसको हम अगर डिवाइड करना चाहें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो 5, एक तो होता है वॉल। अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो इसको पढ़ेंगे वॉल, वॉवेल। और वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और ये पांचों मिलकर कितनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ये रही एक बात। नेक्स्ट आप पाते हैं कॉन्सोनेंट। अगर बात करें हम कॉन्सोनेंट पे, तो कॉन्सोनेंट्स इन पांचों को छोड़कर बी, सी, डी और जितने भी 21 लेटर्स हो गए वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये आपके हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे किसकी? किसी भी भाषा को लिखने के लिए किसी की ज़रूरत होती है, वो होती है स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। स्क्रिप्ट, 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 स्क्रिप्ट क्या होता है? राइटिंग स्टाइल। किसी भाषा को लिखने की राइटिंग स्टाइल, डिफिनीशन क्या है? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा को लिखने के जो तरीका होता है उसको लिपि या शैली कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो समझ में आ गई पूरी बात। भाषा को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल्स की ज़रूरत होती है, LSRW। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, किसी भी भाषा को सीखते हैं उसमें साउंड की ज़रूरत होती है, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश में 26 लेटर हैं जिनको अल्फ़ाबेट कहते हैं, और उसके बाद इनको 2 पार्ट होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल में 5 वर्ड हैं, AEIOU, और इनमें 20 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। देख लीजिए, दिखाई दे रहा हूँ। नेक्स्ट है इस पे कंसोनेंट। कंसोनेंट में क्या होता है? इसमें जो है AEIOU के अतिरिक्त जितने भी लेटर्स हैं 21 लेटर वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट क्या होता है? भाषा। कोई अगर हम भाषा सीखने की प्रयास करते हैं तो उसमें दूसरे नंबर पर की बात आती है कि उसको लिखेंगे कैसे। तो उस भाषा को जो लिखने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, आते हैं अगली बात पे।
ठीक, आगे हम अगर वर्ड पे बात करेंगे तो अगली बात आती है वर्ड पे। अगर बेसिक के बारे में जानकारी करने की कोशिश करें तो वर्ड है तो है क्या? वर्ड है, वर्ड क्या है? कंप्लीट मीनिंग, एक मिनट, सॉरी, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स की मीनिंगफुल यूनिट, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण, मीनिंग मतलब इकाई, ऑफ मतलब का, लेटर्स मतलब शब्दों का, शब्दों की मीनिंगफुल अर्थपूर्ण इकाई ही वर्ड कहलाती है। समझ में आ गया बात? अगर हम बात करते हैं PEN, पेन लिख लीजिए, ये क्या है? पेन एक वर्ड है, लेकिन अगर हम इसे EPN की लिखें तो क्या ये एक वर्ड है? नहीं, लेकिन ये एक वर्ड है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, परिभाषा इसकी कह रही है शब्दों की, या सॉरी अक्षरों की अर्थपूर्ण इकाई। तो ये अक्षर हो गए, PEN, ये अक्षर हो गए, और इनका एक पेन का एक अपना मतलब है, इसलिए ये वर्ड की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें, इसमें से हम मेन बात उठा लें तो ये यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटेल में अगर यूनिट को हम समझने की कोशिश करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर कोई शब्द, किसी शब्द के छोटे छोटे टुकड़ों को, किसी वाक्य के, जैसे किसी वाक्य और उसके टुकड़ों को, किसी वाक्य में जो शब्द होते हैं उनके टुकड़ों को कैटेगरी में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हमने पीछे समझा है, नहीं तो फिर से अगर हम समझ लेते हैं, रजत, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, रजत इज़ सो हैप्पी, रजत, हमने पीछे वाला एग्जाम्पल उठाएंगे, इज़ नॉट सो हैप्पी एज कृष्णा इज। समझ में आई? तो ये इसमें रजत क्या है, हमने पीछे जानकारी की है कि नाउन है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यही चीज़, ये सब तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी शब्द के वाक्यों को, किसी शब्द की कैटेगरी क्या है वो समझना जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है? आपका ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, इसलिए एडवर्ब हो जाएगा। ये एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसको क्वालिफाई करता है, और ये कंजक्शन हो जाएगा क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। सॉरी, सामने आने के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी अभी आदत नहीं पड़ी है, काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं लिए हैं। और ये कृष्णा जो है ये नाउन की बात करता है, और ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो जाएगी। हमने इससे पहले समझ लिया, इसको डिटेल नहीं किया है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आपका आ जाएगा प्रोनाउन। अगर नाउन की हम बात करें, तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड जो होता है वो नाउन का काम करता है। दूसरा प्रोनाउन, ये प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है जो रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे वही प्रोनाउन है। तीसरे नंबर पर की बात करेंगे तो इसका अगला है वर्ब। अगर वर्ब की बात करें तो हम इसमें क्या देखते हैं? ये एक एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ड। हम जहाँ कहीं कार्य करने की अनुभूति करते हैं वहाँ पे होता है क्या? एक्शन वर्ड, वर्ब की बात। अगर वर्ब को कोई क्वालिफाई करता है तो वो होता है एडवर्ब।
ये यहाँ पर साइलेंट समझ लीजिए, इसको एबोव पढ़ते हैं, हालांकि इसको हम लोग जब पढ़ने के सेंस में एडवर्ब भी लेते हैं, लेकिन डी मतलब नहीं पढ़ते मान के चलिए। और ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। देखिए गैप कहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवर्ब के बाद, सॉरी एडजेक्टिव यहाँ पे गैप हो गया, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, ये आपका हो गया चौथा नंबर, ये पांचवा, और तीसरा नंबर आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में बात करें, अगर ये इसको ना पढ़ें तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है किसको, नाउन, अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट 6 नंबर अगर बात करी जाए, 6 नंबर की बात की जाए, 6 नंबर पे है आपका प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, हालांकि निकलता मुझसे भी प्रीपोजिशन क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। इसे एक मिनट, ठीक, इसको कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। नंबर 7 बात करेंगे किसकी, प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन। अगर इसकी बात करते हैं तो जो कन होता है इसका मतलब होता है टुगेदर, और जंक्ट मतलब होता है ज्वाइनिंग करना, ठीक, इसका मतलब होता है ज्वाइन करना। टुगेदर कंजंक्ट मतलब होता है ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ज्वाइनिंग वर्ड्स। और ये जंक्ट होता है, जंक्ट मतलब प्लेस। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर में इंटरजेक्शन। अगर इंटरजेक्शन की हम बात करें तो सडन एक्सप्रेस, कोई चीज़ अचानक अगर एक्सप्रेस हो जाती है, कोई चीज़ अचानक हमारे सामने अगर आ जाती है तो उसको कहते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेस। चमक पड़ रही हो तो एक्सप्रेस लिखा वर्ड। अगर अचानक कोई फीलिंग या भावना हम व्यक्त करते हैं, जैसे कहते हैं अरे वाओ नाइस, अरे हिंदी में समझ लीजिए अरे, ये वाओ अंग्रेजी में समझिए वाओ, कहते हैं अरे वाओ, या इसको हम ये भी वो कहते नहीं ओह। तो इस तरह जो फिसल्ला नहीं हो रहा है। तो ये आपके हो गए आपके बेसिक जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाती हैं। चलो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, 1 मिनट समय दो थोड़ा सा। ठीक, ये इरेज कर लिया, इसीलिए पॉज कर दिया था वीडियो, ताकि हमने पढ़ लिया, वर्ड पढ़ लिया, हमने पार्ट्स ऑफ इस वर्ड की जो यूनिट होती है उसके अंतर्गत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे फ्रेज। देखो अब इससे मिटा दिया, अब ये मिटेगा नहीं, लिखेगा नहीं जल्दी भाई साहब। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर हम बात करें कि फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज क्या होती है।
अगर बात करें हम फ्रेज, तो फ्रेज की बात करें तो फ्रेज क्या होती है? फ्रेज वाक्यांश कह सकते हो, ठीक। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप मतलब समूह, का मतलब का, ऑफ मतलब का, वर्ड्स मतलब शब्दों का, विदाउट मतलब बिना, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, बिना कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। जैसे हम अगर बोलें राम इज, राम है, राम इज, इसका अर्थ तो है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इस साइड में ही लिख देते हैं, इन द क्लासरूम, ये भी एक प्रकार की फ्रेज ही है, एक प्रकार की फ्रेज है, लेकिन हम इन दोनों को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट अर्थ है। इनका पूर्ण अपने में, ये अपने में अर्थ है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं रखते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो फ्रेज होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। दूसरी आपकी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। और तीसरी है एडवर्ब फ्रेज। तो यहां तक तो हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसकी जानकारी यहां तक खत्म होती है, मतलब खत्म नहीं होती है, लेकिन हमने बेसिक जानकारी यहां तक ये पढ़ ली है। अब अगर बात करेंगे तो सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बाबू? सेंटेंस के बारे में। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सेंटेंस के बारे में बात करना चाहेंगे। सेंटेंस, अगर हम बात करें सेंटेंस, तो सेंटेंस में हमेशा 2 अहम चीज़ें होती हैं। सेंटेंस जो वाक्य होता है, राम जा रहा है, राम जाएगा, राम इज गोइंग, तो इसका एक अपना कंप्लीट मतलब होता है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात जो होती है, इसका सीक्वेंस को आता है। अगर राम के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगी, सॉरी सब्जेक्ट के क्या बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इसका जो अरेंजमेंट है, इसका जो अरेंजमेंट है, इसको चाहे आप अरेंजमेंट कह लीजिए, चाहे स्ट्रक्चर कह लीजिए। तो पहली अगर हम बात करें सेंटेंस की, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं बाबू, तो पहली अगर बात करते हैं तो हम इसके बात करेंगे किसके? कंप्लीट मीनिंग की। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरी अगर हम बात करेंगे तो इसके अरेंजमेंट की, जिसको आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कंप्लीट मीनिंग और दूसरा है अरेंजमेंट। ये रही एक बात, क्योंकि अगर किसी वाक्य में अरेंजमेंट सही नहीं है, अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे? अगर हम किसी से बात कहना चाहें अपनी, तो हम अगर किसी से कहना चाहें कि मुझे काट कर आम दो या मुझे काट कर आम खिलाओ, ये चीज़ कहाँ तक सही है? मतलब गेम किस चीज़ का है? गेम है अरेंजमेंट का। ये बात अगर हम सही कहना चाहें, मुझे आम काट कर दो या आम खिलाओ, मुझे काट कर आम खिलाओ या मुझे काट कर आम खिलाओ, सिर्फ डिफरेंस केवल शब्दों के क्रम का है, सीक्वेंस का है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है? एक तो कंप्लीट मीनिंग,
क्योंकि अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो हम क्या जान लेंगे, हम फ्रेज के बारे में जान लेंगे, जो कि हमने पीछे पूरा पढ़ा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग जो होता है फ्रेज हो जाएगी, और इसलिए किसी भी सेंटेंस को हम समझने के लिए उसके पूरा अर्थ होना चाहिए, और दूसरा सबसे अहम बात सीक्वेंस होनी चाहिए। अब आगे समझते हैं अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर के बारे में। अरेंजमेंट कह सकते हो या इसी को आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो। एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये देखना पड़ता है खुद ही से कि आपका जो साफ आ रहा है और जो लेंथ है इसकी सही आ रही नहीं आ रही। ठीक है, आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या होगा, तो अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, जैसे कि हमने पहले से ही पढ़ा है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो सब्जेक्ट ये क्या होगा, सबसे पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब में अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसको सही लिख दें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले और इसके बाद मेन वर्ब। चमक पड़ रही होगी तब समझ लीजिएगा, मेन वर्ब बाद में आती है। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो समझ में आ गया कि सेंटेंस में पहली चीज़ क्या है, कंप्लीट अर्थ, और दूसरा अरेंजमेंट। अगर तीसरी अगर बात करेंगे, अगर हम अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज़ इतनी समझ में आ गई। हम बढ़ते हैं आगे, और चाहे तो एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कृष्णा हैज़ सॉल्व्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, कृष्णा हैज़ सॉल्व्ड द क्वेश्चन। तो अगर ये क्या है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई नहीं हो गई। अगर इसकी बात करें तो ये मेन वर्ब हो गई नहीं हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया नहीं हो गया। सॉरी, थोड़ा इंक कम पड़ रही है, इसको डाल लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ तक तो बात हो गई सेंटेंस की। अब सेंटेंस के बारे में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, पहले झंडा नहीं लगा था, 15 अगस्त पे झंडा लगा दिए, बढ़िया लग रहा है। ठीक, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस हमारे होते हैं दो प्रकार की। पहला प्रकार है असर्टिव, अफर्मेटिव, सॉरी, कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सॉरी। तो पहला आपका प्रकार है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, और ये जो हो जाएगा अफर्मेटिव, या इसको पॉजिटिव भी कह सकते हो। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला तो होगा सब्जेक्ट प्लस इसमें लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ई या ई एस, और प्लस
ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अगर हम आगे इसकी बात करें निगेटिव, अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ करता है प्राइमरी वर्ब, और जिसको हम कहते हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं डू या डज के रूप में। दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डू या डज के रूप में, या हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट के बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे किसी सेंटेंस में इसको अप्लाई करना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें, कृष्णा will call the attendant, will call the attendant, कृष्णा क्या है? अगर हम बात करना चाहें तो कृष्णा क्या है, ये सब्जेक्ट का रोल अदा करता है, ये हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करेगा, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करता है, और दूसरा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका मेन वर्ब, ठीक, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ये कौन सा है, अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, कृष्णा, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और इसके बाद हमारा जो लगेगा वो चिपकेगा यहाँ पे नॉट और कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट जो है हमारा द अटेंडेंट। समझ गए होंगे इस बात को बेहतर तरीके से। तो असर्टिव सेंटेंस हमने समझ लिया, और इसी में समझ लिया दूसरा क्या है आपका, असर्टिव में आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, और दूसरे अगर सेंटेंस की हम अगर बात करते हैं, दूसरा टाइप का अगर है आपका कौन सा, इंट्रोगेटिव। बड़े अक्षर में स्पेलिंग कन्फ्यूज़न हो जाता है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो भी जाती है, इतना लंबा लेक्चर बहुत दिन बाद ले रहा हूँ तो माफ़ करिएगा अगर कोई गलती हो जाती है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो ओपन एंडेड, सॉरी क्लोज एंडेड, क्या होता है, एक तो क्लोज, अगर कहो तो हम इरेज कर दे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर इसको बेहतर हम समझा पाएंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हालांकि थोड़े से इसकी लिख दे रहा हूँ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक। अब हम इसको इरेज करना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड आदत नहीं है अभी लिखने की भी, और हो जाएगा धीरे धीरे सब। अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और इसमें हम पहले नंबर बात करेंगे क्लोज एंडेड
क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं अगर क्लोज एंडेड का क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें एक बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें जो रिप्लाई होता है वो यस आर नो में ही होता है। यस आर नो में ही होता है। वो कैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर हम आपसे पूछें क्या आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो आप बोलेंगे हाँ या फिर नहीं। मैं अगर पूछूं क्या आप वहाँ गए थे या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में क्या होता है, सिर्फ रिप्लाई हाँ या ना में ही नहीं दिया जाता है। तो इसमें सबसे खास बात होती है, इसकी खास बात होती है इसका आंसर यस आर नो में ही दिया जाता है। तो और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करते हैं, चलो एग्जांपल ले लें, ज़्यादा सही रहेगा ना। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हैव यू, अब देखिए हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें क्या तुमने यह क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर इसका आंसर आएगा, अगर इसका आंसर दोगे तो या तो फिर एस में दोगे या तो फिर नो में दोगे। मतलब कुल मिला के ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम दूसरी बात करें क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होता है, इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि आप इसमें आंसर हमेशा जो है इसमें यस या नो में नहीं दोगे, इसमें आंसर आपको आगे बढ़ के ही देना पड़ेगा। ठीक, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा पहले तो कि वो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आती है आपकी मेन वर्ब और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। ये रही एक बात। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैं अगर पूछूं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो क्या क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, व्हाट इज नहीं सॉरी तुम की है ना, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, और प्लस इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया जाएगा। तो ये सारी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, स्ट्रक्चर होगा, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये रही एक बात। आगे हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर फ़र्क देखते हैं, अगर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन में अगर हम सबसे बड़ी चीज़ देखी जाए कि सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, जो हम क्या की बात किए वो पहले आ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं। अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, अगर हमें किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे,
तो निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, निगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद हमें, या यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन वर्ड और फिर आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और फिर आपका आ जाएगा नॉट और फिर आपका आ जाएगा मेन वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क और अंततोगत्ता जो ये निगेटिव मार्क अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस जो बन जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने कल बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ली और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। और कल से हम अगर शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत प्यारे टॉपिक टेंस की, क्योंकि टेंस अगर हम पढ़ लेंगे तो उससे 3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो उसी के अंदर टेंस पढ़ेंगे, टेंस के अंदर ही क्वेश्चन टैग और दूसरा वॉइसेस और तीसरा नरेशन। और अगर ये चारों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए तो सबसे पहले तो आपका कंप्लीट होगा क्या, सबसे पहले आपका कंप्लीट होगा क्लोज टेस्ट, जो कि सबसे अहम होता है किसी भी एग्ज़ाम को समझने या पढ़ने के लिए, और दूसरा आपका होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक, तो धन्यवाद, बहुत आभार आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर आपको जो है पूरा एक ग्रामर बेसिक टू मॉडरेट लेवल पे ले जाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।